कैसे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम अपने आप में सामाजिक लामबंदी का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स प्रदान करता है, ताकि हर स्तर पे लाभार्थियों के साथ में सीधा संवाद हो और उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, उसके साथ हम सीधे तौर पे जुड़ पाएं। तो मुझे लगता है, मैं इस अवसर पे निदेशालय को धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि आसान नहीं होता है उस तरह के मैकेनिज्म को बनाना कि आप उन लोगों के जिनके बारे में आप, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनसे आप बीच में प्रतिक्रिया लें, और न सिर्फ प्रतिक्रिया लें बल्कि उस प्रतिक्रिया के आधार पे सुधार करने की कोशिश करें। तो इस अवसर पे मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी लोगों के पास, जिन भी 3760 घरों तक हम गए हैं, विभाग के पास हम गए हैं, वहां पे जाने का मौका मिला, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और हर स्तर पे जो सुनवाइयां हुई हैं उस पे कार्रवाइयां हो रही हैं, उस पे सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, और पूरे प्रोग्राम को लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है ये जो इनहेरेंट मैकेनिज्म है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को लोगों के साथ में जोड़ता है, कनेक्ट करता है और सुधार की गुंजाइश भी पैदा करता है। तो ये एक बहुत ही साहसिक कदम है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूरे देश में, मैम, तेलंगाना के बाद जहाँ पायलट हुआ था, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इतने व्यापक स्तर पे इस कार्यक्रम को किया गया। तो इसका मतलब है कि ये पब्लिक कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, और लोगों को सिर्फ एक स्टेक होल्डर के रूप में नहीं देख के एक महत्वपूर्ण फीडबैक देने वाले लोगों के बीच में प्रोग्राम में उनको चिन्हित किया गया है। ये इस कार्यक्रम की खासियत है। और मुझे लगता है कि जब ऐसे मंच मिलते हैं जहां पे आप आलोचनाएं सुनने के लिए तैयार हो, मुझे लगता है तब सेलिब्रेशन का मजा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आलोचनाओं को भी आत्मसात करने की हम क्षमता रखते हैं, उस पर सुधार करने का भी हम इरादा रखते हैं, और भविष्य में अपने आप को सुधार सकते हैं। हम लोगों ने जो कार्यक्रम देखा है, उस कार्यक्रम के हिसाब से जो मेरे महत्वपूर्ण फीडबैक है वो ये है कि हम जो सूचना की प्रणाली है, लोगों तक जो हम सूचना देते हैं कि आप इस तरह का घर पा सकते हैं, और आप यदि वंचित हैं और यदि आपके पास जमीन नहीं है फिर भी स्लम में है तो उसी के आसपास, मुझे लगता है कि ये सूचना के प्रवाह को हमको और थोड़ा सघन किए जाने की आवश्यकता है। जो हम फर्स्ट मीटिंग कर रहे हैं लाभार्थियों के साथ, वो 1 तक सीमित नहीं होकर शायद 2-3 फ्रीक्वेंसी उसकी हम शायद इंक्रीज कर सकते हैं लगातार फीडबैक के लिए। और तीसरा है कि जो कंप्लीशन में जो बाधाएं हैं, हम लोगों ने देखा है कि जो कन्वर्जेंस रिलेटेड जो इशू है, उसको उस स्तर पे यूएलबी लेवल पे हमको लगता है विभागों को और तत्पर करने की दिशा में हमको और भी प्रयास करना होगा। पर जब हम लोग जन सुनवाइयां कर रहे थे जिले स्तर पे, यूएलबी लेवल पे, तो सभी लोगों के बहुत महत्वपूर्ण राय उसमें आए, और जिनको घर मिला है, आप महसूस कर सकते हैं कि शहरों में अपना घर पाना वंचित तबके का एक बहुत बड़ा सपना है, जिसको साकार करने की दिशा में ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और इस तरह के यदि हम सामाजिक लामबंदी के प्रयास करेंगे तो और भी ज्यादा वंचित लोगों को इससे जोड़ पाएंगे, क्वालिटी हाउसेस टाइम बाउंड रूप से तैयार हो पाएंगे, और इस कार्यक्रम की जो आशाएं हैं इस कार्यक्रम से, वो मुझे लगता है कि पूरा हो जाएगा। और हम लोगों ने भी इस कार्यक्रम को उसी रूप में लिया है। सोशल ऑडिट को हम जरूर एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के रूप में लेते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि सोशल ऑडिट के प्रोसेस से भी काफी सोशल मोबिलाइजेशन हुआ है। लोगों को क्या प्रोसेस है उसकी जानकारी हमने दी, क्या अधिकार है उसकी जानकारी दी, किस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं उसकी जानकारी दी, शिकायतें कहाँ रख सकते हैं उसकी जानकारी दी, ट्रैक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। तो लोगों को उनके अधिकार, कर्तव्य, दायित्व से भी आगाह किया है, न सिर्फ ये देखते हुए कि उसका फिजिकल प्रोग्रेस क्या है, कन्वर्जेंस कितना हुआ, राशि के अनुरूप घर उनका बन पाया है कि नहीं, और दिक्कतें उनको क्या आ रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हमारी रिपोर्ट अब हम सौंप रहे हैं जिलों को, और मैम के पास भी जब हम लोग राज्य स्तर का संवाद करेंगे, तो इस वर्कशॉप से भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक मिलेगा। और हम ये मानते हैं कि जो डेमोक्रेसी का जो मूल भाव है वो है भागीदारी। जानकारी और भागीदारी एक लोकतंत्र को मजबूत करता है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के विभिन्न प्रक्रियाओं में जानकारी और भागीदारी को सम्मिलित करने के पर्याप्त अवसर है। और मुझे लगता है इन अवसरों को यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो सोशल ऑडिट को भी न सिर्फ हम एक फॉल्ट फाइंडिंग मैकेनिज्म के रूप में, बल्कि एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हम सेलिब्रेट कर सकेंगे। धन्यवाद।
कई बार उनको अपने मायके जाना पड़ता है क्योंकि उनका अपना घर नहीं होता है। तो को ओनरशिप के जरिए आप कैसे समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को ओनरशिप को सोशल मोबिलाइजेशन के थ्रू कैसे समझते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इसमें काफ़ी कई सिंगल वुमेन और उनसे हमारी बात हुई है, विडो से बातचीत हुई है, तो एक सेंस ऑफ एक ओनरशिप और एक जो उनके, मैं कह सकता हूँ कि एक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम है। न कि सिर्फ उनके नाम पे आवाज़ है, पर चूंकि राशि भी उनको मिलती है, वो महत्वपूर्ण बैठकों में जाती हैं, तो वो अपने सपने के घर और उस घर पे उनका स्वामित्व और परिवार में उनका जो कद है, मुझे लगता है उस सबके सशक्तिकरण की दिशा में, तो न सिर्फ ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, बल्कि ये कहीं ना कहीं सामाजिक जो उसकी पहुंच है, उसकी सामाजिक जो स्थिति है, मुझे लगता है उसमें भी उसका इजाफा होता है। दैट सेंस ऑफ ओनरशिप, मुझे लगता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है प्रधानमंत्री आवास योजना का, और उस पर जो फोकस है उसने कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम की सफलता में भी काफ़ी होता है। डॉक्टर अमर दिग्या जी से चाहूँगी कि सर काइंडली एड्रेस दिस इशू ऑन दिस टॉपिक। Thank you. First of all, I would like to thank you, Bijaya ma'am, for inviting us for discussing this important issue regarding housing. I would like to also welcome all the esteemed panel members and all my dear friends. मैं हिंदी में भी बोलूँगा ताकि हमारे सभी स्टेक होल्डर्स समझ पाएंगे। तो जैसा कि हम लोग सब कोई जानते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज़ हम लोग काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं, जिसमें कि रोटी और कपड़ा जो है वो थोड़ा छोटा कॉस्ट का है, तो वो लोग अफोर्ड कर लेते हैं और गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देती है। लेकिन जब आवास की बात आती है, खासकर पक्का मकान की बात, तो उसमें थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगता है। तो इसमें सरकार की सहायता एक बहुत बड़ी मायने रखती है कि उनके सर के ऊपर में एक छत दें, और इस कोशिश में जैसा कि मैम ने बताया काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। 2015 से 2017 पहले 2 साल में हालांकि कम प्रोग्रेस था, लेकिन उसके बाद 17 के बाद इन्होंने हमें देखा कि इसमें काफ़ी ग्रोथ हुआ है, और जिसके कारण पूरे देश में काफ़ी लोगों को अपने घर मिला है, खासकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, SC ST को, खासकर महिलाओं को। और जैसा कि मैम ने कहा कि को ऑनरशिप जो मिल रहा है, इससे एम्पावरमेंट जो उन्हें मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर एक महिला एम्पावरमेंट होती है तो उसकी पूरी फैमिली एम्पावरमेंट होती है। तो इस बातों को लेकर के जैसा कि हमारा टॉपिक है कि सोशल मोबिलाइजेशन और सोशल चेंजेस के बारे में, तो यहाँ आने से पहले मेरा घर भी यहीं हरमू में है, तो हम 3-4 बेनिफिशियरी से मैम हम पर्सनली इंटरेक्ट किए कि ताकि क्या फ़र्क पड़ता है जब एक घर मिल जाता है। हमने देखा है कुछ लोगों को तो बाहर से सिर्फ ऑब्जर्व करते थे जब आते जाते थे, लेकिन आज हमने पूछा उनसे कि क्या फ़र्क पड़ता है, तो सचमुच में 2 घर, किचन और बरंडा ये मिल जाने के बाद बहुत सारी चेंजेस उनके ज़िंदगी में आई है। खासकर जब उन्हें गैस का चूल्हा जलने लगा है, खासकर जब इलेक्ट्रिसिटी और लैंप के अंडर में उसके बच्चे पढ़ने लगे हैं, खासकर उनकी बेटियों के लिए टॉयलेट और बच्चों के लिए भी टॉयलेट और सभी के लिए टॉयलेट मिल चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंजेज आती है, और जिसके कारण वो सोचने लगते हैं कि कल के फ्यूचर में भी मेरा बेटा एक ऑफिसर बनेगा। ये बात मुझे बहुत लगा कि वो सोचते हैं कि सर कहीं कल पढ़ लिख करके अगर मेरा बेटा भी ऑफिसर बन जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मेरे जनरेशन्स में कोई इस तरह का ऑफिसर नहीं है, जनरली कोई नौकरी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल होती है जो एस्पायरेशंस को डेवलप करती है, और यही शायद हमको लेकर चलती है कि हमारा देश डेवलप करेगा। क्योंकि कहीं भी अगर डेवलपमेंट आता है तो आपके एस्पायरेशन से आता है, आपकी आकांक्षाओं से आता है, क्योंकि आकांक्षा रहेगी तभी हम मेहनत करेंगे, तभी हम दिक्कतों से लड़ेंगे। सचमुच ये स्कीम जो है काफ़ी अच्छी है। कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहेंगे, जैसे कि मैम ने बताया कि इस घर के साथ ये हॉलिस्टिक प्रोग्राम है, जिसके साथ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जिसके साथ LPG आ जाती है, जिसके साथ टॉयलेट आ जाती है, जिसके साथ वाटर सप्लाई आ जाता है। साथ साथ खासकर उन जगहों में मैम जहाँ पर आप फ्लैट्स की तरह डेवलप कर रहे हैं, अगर उसके साथ उनके एजुकेशंस का भी कुछ हो पाए, उनके साथ कुछ कम्युनिटी हॉल भी कुछ डेवलप हो जाए, जिस तरह हम लोग देखते हैं कि फ्लैट्स और
बड़े बड़े जगहों में हम लोग देखते हैं कि सारे कम्युनिटी हॉल, क्लब्स एंड ऑल सारी चीज़ें रहती हैं, तो उन लोगों के लिए भी, उनके स्तर पे भी, ताकि वो जो इंक्लूसिवनेस हो, ताकि वहाँ पर वहीं के लोग पीपल पार्टिसिपेशन से वहाँ के बच्चों एक दूसरे को केयर करने लगे। क्योंकि हो सकता है कि माँ पिताजी दोनों काम करने जाते होंगे कहीं घर पे, तो वो बच्चों का कोई केयर लेने वाला हो, वहाँ पर कोई पढ़ाने वाला हो, और जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चे को पढ़ाने लगे। वहाँ पर स्पोर्ट्स का फैसिलिटी अगर कुछ हो जाए, छोटे छोटे जैसे इंडोर का भी हो सकता है, टीटी का भी हो सकता है, इस तरह से बातें हो सके। और खासकर यदि मेडिकल का भी छोटा छोटा अगर कुछ फैसिलिटीज हो जाता है, तो ये एक रोल मॉडल डेवलप हो सकता है वहाँ की जगहों के लिए। और जब हम लोग खासकर देखते हैं कि कुछ रोल मॉडल्स हैं इस तरह के डेवलपमेंट में, तो खासकर लोग मोबिलाइज होते हैं। जैसा कि गुरजीत जी ने कहा कि एक कम्युनिकेशंस की जरूरत है। हमने पूछा कि आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हुई, तो वो जनरली बोले कि हम वार्ड कमिश्नर के पास गए थे और वार्ड कमिश्नर के थ्रू ही सारा चीज होता है। कुछ लोगों के पास पैसा था तो वो पैसा लगा के और एक्स्ट्रा कर लिए, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे तो थोड़ा सा काम स्लो चल रहा था। लेकिन ओवरऑल ये बहुत बड़ी चेंजेस है। और साथ में हम उन लोगों को भी देखा जिनके पास अपने से जमीन थी। अभी हमने अपने मेट से भी बात किया, वो लोग वहाँ के वार्ड कमिश्नर से कुछ बड़ा सा प्लॉट है तो वो 50-50 हजार में अपने प्लॉट्स को ले रहे हैं। तो जब उनका प्लॉट हो जाएगा तो शायद वो लोग भी इस आवास योजना में अप्लाई करेंगे। तो मैम इन सब बातों से हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थोड़ी सी और जानकारी लोगों के प्रति हो जाए या लोगों को और थोड़ा इजी एक्सेस हो जाए इंफॉर्मेशन में, तो शायद हमें लगता है कि ये प्रोग्राम और भी अच्छा होगा। Social service. Yeah. So I would like to know what is the impact of this flagship program on the mobilization of the society as a whole? Because if you see the people who are coming from the rural areas and staying in the urban areas, वो कोई ओरिजिनली शहरों के रहने वाले लोग नहीं है, वो किसी रोजगार के तलाश में या किसी बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज के तलाश में वो शहरों में आए हुए हैं। तो वो ग्रामीण एरिया का जो लग्जरी ऑफ स्पेस है वो अर्बन एरियाज में नहीं है, तो छोटे जगह पे वो रह रहे हैं। ग्रामीण एरियाज में हम अपने कम्युनिटी क्लैन या किट को जानते हुए आजू बाजू घर बनाते हैं। शहरों में जहाँ जगह मिलती है वहाँ हमको घर बनाना पड़ता है, तो हमारे पड़ोसी हमारे चॉइस से नहीं होते हैं। तो ऐसे पूरे पर्सपेक्टिव में आप एक सोसाइटी कैसे मोबिलाइज हो रही है, इसको कैसे सोसाइटी एज अ होल मोबिलाइज इससे कैसे हुई, आप इस पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं स्कीम को? थैंक यू मैम। जैसा कि हमने कहा कि मैम पूछी कि खासकर माइग्रेट, जैसे रांची में भी पर मंथ हो सकता है 6,000 10,000 लोग हमेशा माइग्रेट करके आते होंगे। उसी तरह क्योंकि ये नेशनल सेमिनार है तो बॉम्बे दिल्ली में भी उसी तरह से लोग माइग्रेट करते होंगे और स्लम्स में रहते होंगे। तो वहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा था कि वहाँ पर रेंटल भी आवास योजना के लिए भी सरकार प्रबंध कर रही है। तो मैम अगर ये इस तरह से भी हो सकता है जिनके पास वो माइग्रेट करके गाँव से आ रहे हैं लेबर्स के लिए, तो यदि हम उन्हें एक सोशली प्लेस में कंबाइन करके रेंटल बेसिस पे भी उन्हें अगर फ्लैट्स देना शुरू कर दें, जो अभी किसी तरह किसी एक रूम में लेकर के वो रहते हैं, तो वो भी एक अच्छा होगा। और क्योंकि ये सभी तरह के कम्युनिटी से सभी तरह के लोग वापस आते हैं, अगर एक जगह रहते हैं, अपने काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, तो एक दूसरे से जान पहचान होती है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है हमारे देश, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अनेकताओं में एकता है। तो अगर बहुत सारे लोग के आएंगे एक साथ, तो इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि हर कम्युनिटी का अपना अपना स्ट्रेंथ है और अपना अपना वीकनेस है। तो यदि हम एडवांटेज लें कि कोई हो सकता है किसी अदर कार्य में निपुण हो, तो उनसे लोग दूसरे कम्युनिटी सीख सकती है, या कोई है कि वो पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वो दूसरे कम्युनिटी को पढ़ाई में आगे बढ़ा सकता है। तो ये जो कम्युनिटी के एक दूसरे के स्ट्रेंथ है उसको भी हम लोग एक साथ लेकर के उस जगह को हम लोग सोशल कैपिटल डेवलप कर सकते हैं और पॉजिटिव वे में उसको ले सकते हैं। डिफरेंसेस रहते हैं तो एक दूसरे के डिफरेंस को हम लोग को रेस्पेक्ट करना सिखाना होगा उन्हें, और मिलजुल कर अगर रहेंगे या इकोनॉमिकली धीरे धीरे वो लोग डेवलप करेंगे, अपने बच्चे को स्कूल्स भेजना लगेंगे, तो हमको नहीं लगता कि उनको वो डिफरेंसेस को ज्यादा ध्यान देंगे, बल्कि आपस में एकता होकर हमारे रांची तथा झारखंड तथा देश को विकास में बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर ने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को रेज किया है कि क्यों नहीं हम रेंटल टाइप के घर लगा सकते हैं। तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग जो स्कीम है भारत सरकार की, उसमें हमें एक ऐसे ज़मीन पीस ऑफ लैंड लेना है जिसमें हम घर बनाएंगे, और घर बनाने के बाद अर्बन लोकल बॉडी डिसाइड करेगी कि हमको ये घर किन लोगों को रेंट पे देने हैं।
तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल हो सकता है, या फिर ओल्ड एज होम के लिए हो सकता है, या ऐसे लोग हैं जिनके प्राइमरी घर कहीं रूरल एरियाज में, हिंटरलैंड में है, मगर किसी काम के लिए वो यहाँ शहरों में रह रहे हैं, तो वो लोग रेंट बेसिस पे वहाँ सरकारी ज़मीन पे सरकार द्वारा बनाए हुए घर होंगे, ओनरशिप उनको नहीं होगी मगर रेंटल बेसिस पे होगा। एंड सेकंड थिंग, सोशल मोबिलाइजेशन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो झारखंड में अपने आप में एक इतिहास बना हुआ है और भारत सरकार इसके लिए काफ़ी झारखंड को अप्रिशिएट कर रहा है कि हमारे यहाँ पे लेप्रेसी कम्युनिटी काफ़ी बड़े पैमाने पे है। अगर आप इन कम्युनिटीज़ का सोशल बैकग्राउंड देखेंगे तो बेगिंग के सिवा खास इनके पास कोई रोज़गार के या कमाने के एवेन्यूज़ है नहीं। तो ये लोग ऐसे जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे टेम्पल है, तीर्थ है, जहाँ पे लोग आते हैं और सीजनली उनको कुछ ना कुछ मिलता जाए। या फिर एक कुष्ठ रोगी होने के नाते हमने अपने बायसेस में या प्रेजुडाइसेस में पूरे कम्युनिटी को एक मेंटली ही बॉयकॉट किया है, या फिर हम ऐसा समझते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। परंतु झारखंड सरकार ने लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए जमशेदपुर में, इवन दोज हु आर क्योर्ड, जमशेदपुर में, देवघर में और अन्य कई जगह पे जैसे ऐसे डिमांड्स आ रही है, वहाँ पे घर बनाए हैं। और जैसे मैंने अपने की नोट एड्रेस में बताया था कि किसी भी एक घर के यूनिट में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कंपोनेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का एक कंपोनेंट है और बेनिफिशियरी को कुछ पैसा देना है। लेप्रेसी पेशेंट्स के केस में चूंकि वो इतना गरीब है, वो अपना शेयर अंशदान, लाभुक अंशदान बेयर नहीं कर सकता है, तो उसको मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि झारखंड सरकार ने उन लाभुकों का अंशदान बेयर किया है और आज ऐसे लेप्रेसी पेशेंट्स हमारे साथ रह रहे हैं। सो दिस इज अ ग्रेट पॉइंट ऑफ ऑनर फॉर अस। हमारे साथ हमारे थर्ड पैनल मेंबर मैडम भारती भोसले जी, शी इज वर्चुअली कनेक्टेड विद अस। आई वुड लाइक एंड रिक्वेस्ट हर टू स्विच ऑन हर वीडियो एंड प्लीज कम ऑनलाइन मैम। हाँ प्लीज कैरी ऑन। मैम आप खुद एक महिला है और महिला हाउसिंग ट्रस्ट से काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई है। आप इस क्षेत्र में काफ़ी स्टेक होल्डर से मिलती रही है, फील्ड से, ग्राउंड से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो आप सोशल मोबिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को कैसे देखती है? आपके अपने अनुभव क्या है, इसको कृपया यहाँ साझा किया जाए। मैम आप बोलते रहिए, यू प्लीज रिफर टू योर प्रेजेंटेशन, बट आप बोलते रहिए हमारे साथ, हम अब सब आपको सुन रहे हैं।
सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी। मैं ये जानना चाहती हूँ, खासकर जैसे महिलाओं के मुख्य उद्देश्य होते हैं, जैसे घर की जो महिलाएं हैं और उन कैंशी, वो हमें सुन सकती है? हाँ मैम, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के कुछ अपने यूनिक इश्यूज होते हैं, जैसे खासकर प्यूबर्टी एज की जो महिला है, लड़कियां हैं, उनको टॉयलेट नहीं होने के कारण बहुत दिक्कतें होती है। ग्रामीण एरियाज में खुला मैदान होने के कारण उनको उतना इशू नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत बड़ी कोई सहूलियत है, बट शहरों में तो बहुत ही दिक्कत होती है और कम्युनिटी टॉयलेट कितना दूर है, कैसे है, वो नहीं पता होता है। तो आवास के साथ एसबीएम के कॉन्वर्जेंस में आप सोशल मोबिलाइजेशन को कैसे देख रही है? थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। एक इसी टॉपिक को लेके हमारे पास एक शॉर्ट फिल्म है, हम चाहेंगे कि इस फिल्म को हम देखें। हमारे संविधान के 21वें अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए इन जैसे कुछ प्रभावित लोगों को घर मुहैया करवाना सरकारी, गैर सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की प्रमुख जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अभी तक जमशेदपुर में 400 और देवघर में 64 पुष्ट परिवारों को निःशुल्क आवास बनाकर बसाया जा चुका है।
वाले G+1/3 के पक्के मकान होते हैं। इन मकानों में एक बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक किचन, एक शौचालय और एक बालकनी होते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र अथवा राज्य सरकार के अनुदान के अलावा लाभुकों को भी 4.5 लाख से लेकर 5.5 लाख रुपए का वहन करना पड़ता है, जो कि राज्य सरकार चाहती है इन जैसे लाभुकों को देना न पड़े। लेकिन ऐसा करने पर राज्य सरकार पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ बढ़ जाएगी। इसीलिए इस आर्थिक बोझ को कम करने के लिए ये जरूरी है कि झारखंड में काम रही सभी सरकारी, गैर सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लाभुकों को मुफ्त मकान मुहैया कराने में सरकार की मदद करें। आइए हम सभी मिलकर इन समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लाएं और उन्हें उनका आत्मसम्मान दिलाएं। आज सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ या टीबी नहीं है, बल्कि अवांछित होने की भावना है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे साथ देवघर नगर निगम से कुछ लेप्रेसी क्योर्ड हमारे बेनिफिशियरीज वहाँ पे उपस्थित है। मैं जो मृणाल वहाँ पे है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई बेनिफिशियरी यहाँ से लाइव अपना एक्सपीरियंस या कुछ अपना दिल की बात शेयर करना चाह रहा है तो प्लीज़ आप उनको फैसिलिटेट करें। अपना परिचय देते हुए बात कीजिए। नमस्ते। मेरा नाम शिवानी देवी है। मुझे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है। पहले हम बहुत दुखी झेपी में रहते थे, बहुत तकलीफ उठाए हम लोग। आज हम लोग को प्रधानमंत्री आवास मिला। हम लोग ऐसे मैंने बहुत तंग मैंने जिंदगी जी रहे थे। मैंने पानी बरसात होती थी तो पानी गिरता था हम लोग को, हमारे बच्चे बहुत तकलीफ थे। और हमें जो आवास मिला हम बहुत खुश थे। हमारे लोग शौचालय दिए, लैट्रिन बाथरूम सब सेपरेट हमें मिला। हम मुझे लगता है कि आज हम लोग ये जीवन हम लोग को भी मिला। हम लोग को बहुत खुशी है कि आज हमको ये घर मिला। थैंक यू। आपका ये सब मनोगत सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। आपका ये घर हमेशा आपको सुख, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि दे। और अन्य कोई वहाँ पे बात करना चाहेंगे? नहीं, आप वहाँ पे एनुअलएम में अपने आप को एनरोल कीजिए। वहाँ पे अगर आप स्किल के तहत कुछ काम करना चाहती है, अपना आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि मैं छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाह रही हूँ या मुझे किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो कृपया आप वहाँ पे बताइए, हमसे संपर्क कीजिए। और कोई हीन भावना रखने की जरूरत नहीं है, हम सब एक है और हम आपके साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह ये हमारा फर्स्ट थीम जो हमने आज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना एंड सोशल मोबिलाइजेशन पे हमारे साथ 3 पैनलिस्ट ज्वाइन हुए और इन्होंने अपने अपने अनुभव हमें यहाँ शेयर किए। मुख्य कहने के पॉइंट्स एज ए मॉडरेटर मैं यही समअप करना चाहूँगी कि ये केवल एक योजना नहीं है जिसमें हम कोई सिविक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि समाज के उन वर्गों को हम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका रेज कर रहे हैं और उन सारे आवासहीन लोगों को हम आवास देके उनके जीवन मान तथा उनके जीवन को क्वालिटी प्रदान कर रहे हैं। न केवल घर देके बल्कि अन्य योजनाओं के साथ इनका इम्प्लीमेंटेशन करके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का अप्रोच हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में लिया है। खासकर जो महिलाओं की समस्याएं है कि उनके विधवा होने के पश्चात उनको घर से निकाले जाने का डर होता है, या फिर जो यंग लड़कियां हैं उनको शौचालय जाने वाली छोटी छोटी समस्या मगर काफ़ी गंभीर समस्या है उनको, जिनको फेस करना पड़ता है, तो आवास के साथ टॉयलेट या अन्य सुविधाओं के होते हुए उनका जीवन मान काफ़ी सुखकर हो गया है। दे आर लिविंग अ वेरी सिमलेस लाइफ। और खासकर उन वर्गों के तबकों के लोग हैं जिनको आवास की अति आवश्यकता है, उन लोगों को भी इस योजना के तहत दृष्टिक्षेप में रखते हुए उनके भी नीड्स को कैटर किया जा रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक बहुत ही बड़े लेवल पे, एक बहुत ही बड़े पैमाने पे सोशल मोबिलाइजेशन हो गया है
और जैसे हमें सोशल ऑडिट के एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात गुरचरण सिंह साहब ने बताई कि एक्चुअल एंड करेक्ट सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, ताकि वो योजना का लाभ सही पैमाने पे उसको मिले और वो केवल योजना ना रह के उसके जीवन के सारे एस्पेक्ट्स को टच करने का पर्सपेक्टिव जो हमें टीका साहब ने बताया। सेम थिंग भारती मैडम ने आज हमें बताया कि महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट से ये एक उनके लिए सोशल एम्पावरमेंट का और डेवलपमेंट का बहुत बड़ा जरिया है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय पैनलिस्ट एंड देवर यू विल बी, आप हमारे साथ जुड़े रहे एंड वी ऑल विश टू हियर यू अगेन ऑन द सेम टॉपिक्स एंड वी वुड लाइक टू हियर यू। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। हम एक मोमेंटो देके आपको रादर हम वी वांट टू से थैंक्स टू यू। So we are leaving the dais for the second session of the workshop. मैं बुलाना चाहूंगी श्री गजानन राम, चीफ टाउन प्लानर, नगर विकास विभाग झारखंड सरकार, श्री CN झा, डिप्यूटी चीफ BMPTC, श्री विक्रांत सोमपुत्र, प्रोजेक्ट मैनेजर SG मैजिस्ट्रेट एंड श्री विजय कुमार अग्रवाल, प्रेसिडेंट क्रेडाई झारखंड। सर आप आइए। यहाँ पे बैठना है सर आपको। सेमी टाइप से मॉडरेट कर लीजिए, है ना? ये ऑन है। ठीक है, नो इशू। सर विल प्लान 2 वीडियोस, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। अच्छा ठीक है ना? ठीक। वीडियो शुरू लाइट हाउस प्रोजेक्ट का वीडियो चलेगा और उसी में लाइट हाउस के दोनों प्रोड्यूस है, उसके बाद से आपका स्टार्ट। तो वीडियो शुरू करो। बोल देंगे। शायद तो कम जानते हैं, शायद कम जानते हैं। अग्रवाल जी इसमें, अग्रवाल जी इसमें और एक और हजारी भागता है, एक आदमी इसमें हजारी भागता है। वीडियो पहले चलेगा, फिर एड्रेस करेंगे। सर है? हाँ हाँ। कैन यू स्टार्ट?
प्रोडक्शन लाइन अभी बन रही है साइड पे, हम लोग साइड पे ही बना रहे हैं प्रोडक्शन। जो रांची का लाइव चल रहा है ये उसका है। हाँ, ये अभी का साइड पे जो काम चल रहा है लाइट हाउस प्रोजेक्ट का। साइड डेकोरेशन का ये अभी कास्टिंग यार्ड का प्रोडक्शन लाइन का सेटअप चल रहा है ना, तो उसका काम है कास्टिंग के लिए। बाउंड्री वॉल का हम लोगों ने शुरू किया है। थैंक यू। अभी हम लोग पीछे के सेशन में देखे कि आपको सोशल जो डिप्राइव्ड फैमिलीज हैं अर्बन एरियाज में खासकर, उनकी सरकार से कितनी बड़ी अपेक्षाएं हैं। सर, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत दिनों से इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआती दौर में हम लोगों ने देखा था कि बॉम्बे आवास योजना है, IHSDP है, BSUP है, अभी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये सारी जो योजनाएं चलती आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो एक लिमिटेशंस है कि G+1 जाएंगे, G+2 जाएंगे, G+3 जाएंगे। अब जब लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है तो सरकार का और सरकार की अदर एजेंसी का दायित्व है कि उनकी अपेक्षाओं को हम तेजी से और मजबूती के साथ में और सुंदरता के साथ में हम उसको प्रोवाइड करें। तो इसमें आता है आर्किटेक्चर, कहने का मतलब कि उनको जो हम घर दें उनकी आवश्यकता के अनुरूप हो। तो सबसे पहले क्या होगा, उनकी आवश्यकता को समझना होगा। अगर कहीं पे अचार के डब्बा रखने की आवश्यकता उनकी होती है तो उस जो स्पेसिफाइड डिजाइन है उसमें उसका प्रोविजन करना होगा। कहीं अगर होता है कि अगर उसको हम प्लानिंग के हिसाब से उसको उस स्पेस को कहाँ रखें, तो आपको उस सोसाइटी आई मीन उस शहर के अंदर में ऐसे जगहों पर ही रखना होगा जहां से उनका लाइवलीहुड कनेक्ट होता हो। अगर उससे हम ज्यादा इधर से उधर रखेंगे तो आपके वो घरों में नहीं जाएंगे, लेने के बाद में किसी और को दे देंगे और फिर वो जगह जहां पर आप इसको
स्लम फ्री इंडिया कहना चाहते हैं, वो जगह फिर स्लम का स्लम ही रह जाए। इस एस्पेक्ट से इसमें आर्किटेक्चर, प्लानिंग और इन दोनों चीजों को पूर्ति करने के लिए किसकी जरूरत है? वो जरूरत है टेक्नोलॉजी का। मतलब हम इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको डेवलप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कम समय में मजबूत आवास जब इनको उपलब्ध कराएंगे तो सरकार की विश्वसनीयता के साथ साथ इन लोगों में भी, इन परिवारों में भी एक ऐसा आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान जगेगा कि लगेगा कि जो सरकार ने हमको घर दिया है वो टिकाऊ है और बहुत वर्केबल है। इसलिए इस जो महत्वपूर्ण योजना है, इसमें आपको टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। तो अभी तक बोलिए कि ऐसा तो नहीं है कि G+3, G+4 हाउसेज बने नहीं हैं। इसमें BSUP में G+5, 6 तक दूसरे शहरों में बने थे, लेकिन G+5 तक बने थे। तो अभी हमारा जो स्पेस का अवेलेबिलिटी कम है, क्योंकि वर्टिकल मैडम बता रहे थे कि 3-4 वर्टिकल है, इसमें से कुछ वर्टिकल में हम शुरुआत नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? इसलिए कि स्पेस बहुत कम है और उस स्पेस को जो प्राइवेट डेवलपर हैं अपने एंगल से उसको सोचते हैं कि इसमें हमारा जो ये होगा इन्वेस्टमेंट होगा और रिटर्न उस मामले में होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए एक आपको स्पेस क्रिएट करना होगा। स्पेस क्रिएट करने से मेरा मतलब है कि उनको विन विन सिचुएशन दोनों के लिए रखना होगा कि आपको जो डेवलपर उसमें पैसे लगाएं, चूंकि वो लगाएंगे तो उनको उसमें से रिटर्न चाहिए, नहीं तो कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट तो एटलीस्ट चाहिए। तो उसकी आपको सरकार को जो अपना इम्पैक्ट वाला सिस्टम है उससे आपको उसको भरपाई करनी होगी। सपोज आप बना रहे हैं, आपको इन सिटू में है, तो आपको उसमें उनको FAR ज़्यादा देना होगा या फिर और लिबर्टी देनी होगी कि आप उसके बदले में उसको TDR सिस्टम है उसको आसान बनाना होगा। आप कह सकते हैं कि आपके पास सिस्टम है, लेकिन सिस्टम कितना वर्क करता है या फिर सिस्टम में जिनके लिए आपने सिस्टम बनाया है वो उसमें खुश है कि नहीं, या फिर उनसे क्या सुझाव होता है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि फोकस पॉइंट है हमारा आज टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी से हम वर्टिकल अर्बनाइजेशन की ओर जाएंगे। जैसे हम दूसरे घरों को ऊंचे बनाते हैं, तो इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना की भी योजनाएं हैं, इसको भी वर्टिकल अर्बनाइजेशन की ओर ले जाते हुए हम उस पद्धति को अपनाने का प्रयास करेंगे या कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा घर कम से कम समय में टिकाऊ रूप से हम समाज को दे सके। इसमें अभी एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट का नाम सब लोग, मैडम ने भी मेंशन किया और सब लोग जानते हैं, सारे लोग जागरूक हैं कि आपको भारत सरकार ने इसी सोच के साथ किया है कि हम कम जगह में ज्यादा संख्या में आवास बनाएंगे और मजबूत आवास बनाएंगे जो सबको एक्सेप्टेबल होगा और वह समाज के जो लोग हैं उस अपने मेन स्ट्रीम में ही पाते हुए उसको समाज को सर्व करेंगे। भारत सरकार की एक एजेंसी है BMTPC, ये आपको टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में ज़्यादा काम करती है और सरकार को सुझाव देती है। एक्चुअली मंत्रालय का ही एक अपना एजेंसी है, इनका बहुत बड़ा रोल है आपको सरकार को सुझाव देने में। इसलिए इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं CN झा साहब, डिप्टी चीफ। ये व्यक्तिगत रूप से मुझे भी जानते हैं, मैं भी इनको जानता हूँ बहुत दिनों से। झा साहब, आप हमको सुन पा रहे हैं? झा साहब जुटे हुए हैं? यस 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 सर साहब, गुड आफ्टरनून सर। हाँ प्लीज, हम झा साहब आपसे अनुरोध करेंगे कि आपका जो एजेंसी है जो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है और सरकार को सुझाव देती है, जो जिस परिप्रेक्ष्य में हमने चीजों को अभी रखा है, उसमें आप बताएं कि आपके तरफ से क्या क्या कार्रवाई हो रही है, जो कि हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के लोग भी इसमें जुटे हुए हैं और दूसरे स्टेक होल्डर्स जुटे हुए हैं, उनको जानकारी प्राप्त हो कि अगर लाइट हाउस है तो बिल्कुल यह लाइट हाउस की तरह काम करेगा और इसका रिप्लिकेशन अन्य शहरों में, मतलब यहाँ का सक्सेस देखते हुए किया जा सकेगा। झा जी।
लाइट हाउस प्रोजेक्ट इसलिए है, जैसे पहले हम लोग लाइट हाउस एक कंटेक्स्ट में सुनते थे कि जहाँ पोर्ट्स होते थे वहाँ पे नाविक या जो मेरीन पायलट्स वगैरह हैं उनको गाइड करने के लिए एक लाइट लगी होती थी और जिससे वो गाइड होकर के पोर्ट पे सेफली आते थे। तो ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट बेसिकली एक जो हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, हमारा निर्माण का जो विभाग है, उसको नई तकनीक की तरफ गाइड करेगा, जो कि अभी सबने भी मेंशन किया। तो नई तकनीक की तरफ वो करेगा, उसको गाइड करेगा और देश में एक जो एक टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन की बात करते हैं कि बिल्कुल हम एक एप्लीकेटेड तकनीक से हम एकदम अपग्रेडेड या एडवांस टेक्नोलॉजी के में मतलब हम इंटर करें, तो उसका मतलब बेसिकली पर्पस है ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट। तो इस दिशा में जो अभी रांची में जो एक प्रोजेक्ट है, ये काफी सिलेक्शन के बाद एक बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक है, जिसमें हम एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चरल मॉड्यूल जिसमें 4 वाल और एक स्लैब आती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग हम प्लांट में ही करते हैं और उसको उठा के बेसिकली उसको ट्रांसपोर्ट करके फिर हम एक मकान के ऊपर दूसरे मकान में रखते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो निर्माण हो रहा है वो दोनों तरह से हो रहा है। एक तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चरल मॉड्यूल बनेगी, जैसे किचन का पूरा किचन बन जाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट करके एक किचन के ऊपर किचन रखते जाएंगे और जो एक वॉल और फ्लैट पैनल भी लगेगा। तो इस तरीके से जो एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज ये है कि जैसे 80 से 90% कंपोनेंट जो है जो कि बिल्डिंग लगते हैं और साइट पे जो जिसका निर्माण होता है वो अब फैक्ट्री नहीं होगा। फैक्ट्री निर्माण होने से क्या इसकी विशेषता है कि बिल्कुल क्वालिटी कंट्रोल, जो गुणवत्ता, कोई वेस्टेज नहीं और बिल्कुल रिसोर्सेज का सही अनुपात में उसको यूज करना, जैसे मतलब सीमेंट है या मतलब जो और भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसका जितना जरूरत है केवल उतना यूज करेंगे, उससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे, जिससे हमारा जो संसाधन है उसकी बचत होती है और ये जो है ये ड्यूरेबल होगा। ड्यूरेबल होने का मतलब है कि जो घर हो सकता है आपकी 50-60 साल की भी आयु हो, तो उसकी आयु अब 80 से 100 साल भी हो सकती है। तो ये इसकी एडवांटेज है, कोई साइड पे पॉल्यूशन नहीं होगा और ये सब इसके एडवांटेज है। और इस तकनीक का जो इवैल्यूएशन है, वो तकनीक का इवैल्यूएशन या इसकी जांच परख वो सारी हो चुकी है। हमारे जो मतलब टेक्निकल टीम की चयन करते समय उन्होंने भी देखा है और उसके पश्चात इसकी जो टेक्निकल रेटिंग है वो IIT बॉम्बे ने इसकी टेक्निकल रेटिंग की है और इसकी फर्दर जो टेक्निकल रेटिंग है वो एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें IIT रुड़की, IIT दिल्ली और IIIT हैदराबाद के कुछ प्रोफेसर फिर इसकी फर्दर रेटिंग भी कर रहे हैं। तो हम सबको बिल्कुल आश्वस्त रहना है कि ये काफी अच्छी तकनीक से बनेगी, काफी फास्ट बनेगी और एक नई दिशा देगी और जो इसमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स जो शायद घर भी लेंगे वो इस महत्वपूर्ण कार्य में एक उनका और भी एक सहयोग हो जाएगा कि वो इसमें घर ले रहे हैं। ठीक है झा जी, थैंक यू। आप जुड़े रहिए झा जी, आप जुड़े रहिए हम लोग से। आपके प्रतिनिधि जो लाइट हाउस यहाँ बनवा रहे हैं वो यहाँ हैं, इसलिए उनसे हम पूछते हैं और आपसे बीच में फीडबैक लेंगे आवश्यकता अनुसार। आप प्लीज जुड़े रहिए। अभी हमारे साथ में हैं वित्रांग सोमपुरा जी, जो कि इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट रांची को देख रहे हैं। क्योंकि लाइट हाउस जैसा इसका नाम है तो पूरे भारतवर्ष में इससे जो जुड़े हुए हैं लोग वो भी देख रहे हैं इसकी सफलता की ओर। इसलिए आप चूंकि अभी इस मंच से बताइए कि कैसे आप लोग यहाँ कर रहे हैं, शॉर्ट में ही जरा बताएंगे। हाँ, टाइम मैनेजमेंट करना है इसमें।
तो इसलिए आप बताइए सो दैट कि जो रेलेवेंट हो इनके लिए, तो जो सुने और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके मन में भी एक इस प्रकार की जागृति हो कि हमारे यहाँ भी ये बनता। तो हम लोग सरकार में इसको रखेंगे या उचित प्लेटफॉर्म से बोलेंगे कि आज रांची में हो रहा है तो इसको मिलियन प्लस जो टाउन है आपका धनबाद है, जमशेदपुर है, वहाँ इसको हम लोग रिप्लिकेट करें और उसकी तैयारी पहले से ही करें। इस ख्यालात से आप प्लीज इसमें बताइए। जैसे झा सर ने टेक्नोलॉजी के बारे में तो सब कुछ बता ही दिया कि ये 3D वॉल्यूमेट्रिक प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से लाइट हाउस प्रोजेक्ट बन रहा है रांची में। इसके 2-3 जो खास जो बेनिफिट्स है, एक तो ये है कि ये काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। इसे माना जाता है कि वर्ल्ड में इस सबसे एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज जो है उनमें से एक ये टेक्नोलॉजी है। दूसरा है कि इसकी जो स्पीड है घर बनाने की, जैसे ये प्रोजेक्ट का जो टारगेट है कंप्लीशन का, उसके मुताबिक हम लोग 12 महीने के अंदर 1008 घर बना रहे हैं। तो अगर हम सीधा सीधा गणित लगाए तो पर डे के 3 घर बनेंगे हर दिन। जिस दिन से प्रोडक्शन चालू होगा उस दिन से हर दिन 3 घर बनने हैं जो फैक्ट्री में बनेंगे। 70 से 90% फिनिशिंग का काम जो है वो फैक्ट्री में ही होगा। उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट करके हम साइट पे उसको जोड़ते जाएंगे, एक के ऊपर एक लेगो ब्लॉक्स की तरह वो जुड़ता जाएगा। क्वालिटी की बात करें तो ये पूरे 100% कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनेगा। तो क्वालिटी 100% जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है उससे बेहतर ही रहेगी। ड्यूरेबिलिटी का एस्पेक्ट में अगर हम बताएं तो जैसे झा सर ने बताया कि ये जो निर्माण पद्धति है उससे बनाए गए घर की जो आयु है वो हम लोग 70-80 साल तक की हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो इसका 3 लेयर्ड चेकिंग हुआ है डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमारे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है उन्होंने उसका डिजाइन किया है, उसका वेटिंग जो है वो IIT बॉम्बे से हुआ है और फर्दर उसका फाइनल स्क्रूटिनी जो है वो IIT रुड़की, IIT हैदराबाद और BMTPC का एक एक्सपर्ट्स पैनल है वो कर रही है। एक और जो है नॉर्मली सबके दिमाग में आता है कि खर्चा कितना होगा। जब हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करते हैं तो हमेशा उसके साथ एक कॉस्ट जुड़ी रहती है। तो कॉस्ट के मामले में ऐसा है कि एक फैक्ट्री आपने बनाई है जिससे आप 1000 घर बना रहे हैं, या फिर आप उससे 5000 घर बनाएंगे तो वो जो कॉस्ट जो है वो जितना रिपीटेशन होगा, जितना क्वांटम होगा, कॉस्ट कम होगी। और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इनिशियल जो खरीदेगा, हाँ, जो हाँ, खरीद रहे होंगे, हाँ, उनका कॉस्ट ज्यादा होगा और जो बाद में खरीदेंगे उनका कम होगा कि आप नहीं, ये जो इसके अंदर क्या है, जैसे इसका नॉर्मली जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो V3 मॉडल है जो बहुत फेमस है, सब जगह पे वो मॉडल वर्टिकल 3 वाला मॉडल जो है चल रहा है, झारखंड में भी चल रहा है। उसमें बेनिफिशियरी कॉस्ट जो है वो 4 से 5 लाख रुपए आती है। इसमें ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट टाइम ये एक इंक्यूबेशन प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो नॉर्मल प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो योगदान है वो 1.5 लाख रुपए है। इसमें स्पेशल टेक्नोलॉजी ग्रांट जो है, जो डिफरेंस है, कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है वो उसको ऐड कर दिया है उनके खाते में केंद्र सरकार ने। तो स्टेट गवर्नमेंट का और स्टेक होल्डर का जो योगदान है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। हाँ, क्योंकि जो दूसरे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर लेंगे उसमें जो बेनिफिशियरी का शेयर है, अगर इसमें लाइट हाउस प्रोजेक्ट में जो ले रहे हैं या भविष्य में बनने वाले में लोगे, उसमें भी उनको शेयर में आपको फर्क नहीं पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट से। इसलिए हाँ, कि जो उसमें ज्यादा आएगी खर्चा वो केंद्र सरकार वहन करेगी। वो दे ही रही है अभी, टेक्नोलॉजी ग्रांट ऑलरेडी है इसके अंदर। जो बेनिफिशियरी है हाँ, इसमें हाँ, दिक्कत नहीं है, आपका हाई फाई टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, हाँ, कम दिनों में बना रहे हैं, हाँ, मतलब इसको हम सप्लीमेंट मानेंगे। हाँ, कि आपका इस टेक्नोलॉजी से हाँ, जो नंबर ऑफ हाउसेस है कम समय में बहुत टिकाऊ रूप का प्रोवाइड होगा, सप्लाई होगा। हाँ, तो और जैसे आपने एक बात कही कि कम जगह में
हम लोग जो वर्टिकल अर्बनाइजेशन में जाना है कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा घर बनाए, तो जैसे ये जो प्रोजेक्ट अभी रांची में बन रहा है, सो 5.5 एकड़ जगह में हम लोग हमारे ये प्रोजेक्ट में 1008 घर बन रहे हैं, और उसमें भी जो उसका लेआउट है वो लेआउट ऐसा है कि उसमें 28% जो है वो ग्राउंड कवरेज है, 72% एरिया जो है वो खुला रहेगा, जिसमें पार्किंग और ओपन ग्रीन एरियाज रहेंगे, चिल्ड्रन पार्क होगा, सीनियर सिटीजन सिट आउट्स होंगे, प्लस एक अरुण सर ने जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने बताया, अरुण सर ने जो मुद्दा बताया था कि उसके साथ में जैसे ये घर बनाते हैं तो उसके साथ में एक कम्युनिटी सेंटर भी होना चाहिए, जिसके अंदर हॉस्पिटल हो, जिसके अंदर प्राइमरी स्कूल हो, जिसके अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, जिसके अंदर मल्टीपर्पज हॉल हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट में आवास के साथ साथ एक कम्युनिटी सेंटर भी दिया गया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं 6, इसको एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में प्रमोट किया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन के अंतर्गत और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा। तो ये सारे जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन प्लस इनोवेशन, जो हमारा आज का जो मेन जो टैगलाइन है, ये दोनों चीजों को लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है वो कवर करता है। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया से सब चीज़ों को समराइज करके बताया। डॉक्टर टीगा आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप सवाल फ्लैग किए थे मैडम से, ये सारे जो पहले से BSc IAS STP का जो स्कीम था, उसमें भी कॉमन फैसिलिटी उसमें इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कि कोई दूसरा ऐसा रोजगार करता है, जैसे कोई समझिए कि आप सूप बनाने का काम करता है कोई परिवार, तो वो अगर उसको G+2 पर आवास दिए तो सूप बनाने का काम कहाँ करेगा? सूप समझ रहे हैं ना, सूप या ओड़िया बनाने का काम करता है। तो उसके लिए हम लोग ग्राउंड पर ही पहले वाले स्कीम में भी ऐसा था कि कॉमन फैसिलिटी दी हुई थी, जहाँ वो उस चीज़ को करेंगे। और जैसा कि उन्होंने अभी एक्सप्लेन किया, लाइट हाउस तो हमारा है, यदि हम परमिसिबल उसमें कहते हैं कि 35% आपको ग्राउंड कवरेज तक हम अलाउ करते हैं, प्लानिंग के टर्म्स में आपको बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि 28% ही वहाँ हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा और सर हमारे एक लिमिट दिए हैं आपको प्लानिंग में, उससे भी कम कर रहे हैं। मतलब वी आर गेटिंग मोर एंड मोर स्पेस ऑन ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड में हमको ज़्यादा जगह मिल रही है। सो अभी अगर कुछ फैसिलिटी जिसको ये दे रहे हैं, अगर उसमें और कमी महसूस की जाएगी या आवश्यकता महसूस की जाएगी, तो उसको एड ऑन हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं। इसका एक एडवांटेज आप इस तरह से भी देखें, क्योंकि ग्राउंड कवरेज हमारा 28% ही है, इसलिए एक बेनिफिट यहाँ ये भी हुआ। अब इसी परिप्रेक्ष्य में दूसरे बहुत ही बड़े स्टेक होल्डर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसका ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और साथ साथ में ये स्वयं भी एक बहुत बड़े इस राज्य में बिल्डर के रूप में भी हैं और अध्यक्ष हैं क्रेडाई के, जो कि आपको क्रेडाई बहुत सम्माननीय आपको संस्था है, बिल्डर्स एसोसिएशन कह सकते हैं, बिल्डर्स लोगों का, जो जिसका अपना क्रेडिट का ये करने का भी अपना सिस्टम है, अपने बिल्डिंग को करते हैं या आपस में ये सारे काम करते हैं उसको, कि आपको इसका बिल्डिंग प्रमोशन बहुत बढ़िया से हो। उसके अध्यक्ष हमारे साथ में अभी पैनल में हैं श्री विजय अग्रवाल जी। विजय अग्रवाल जी से वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे अपने नॉलेज के लिए, जो इसमें लोग जुड़े हैं उनके लिए, कि अगर जो लाइट हाउस सरकार बना रही है, तो क्या कोई प्राइवेट डेवलपर भी लाइट हाउस के तर्ज पर डेवलप कर सकता है? अगर डेवलप कर सकता है तो कौन सी सुविधाएं प्राइवेट डेवलपर इसमें एक्सपेक्ट करेगा गवर्नमेंट से, सो दैट कि एक तो लाइट हाउस बना रही है गवर्नमेंट, अगर लाइट हाउस टाइप का ही कुछ मिलता जुलता थोड़ा बहुत इधर उधर हो, तो क्या प्राइवेट डेवलपर्स भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे राज्यों में कर भी रहे हैं? प्लीज इस पर फोकस करके आप बताइए। इसमें गजानन बाबू, मैं इसमें आपको बोलना चाहूँगा कि हम लोग भी लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो आ रहा है आपका, इस पे क्रेडाई के जितने मेंबर्स हैं उनकी निगाहें हैं, और हम लोग भी देखना चाह रहे हैं। एक इसमें आप बताने का कष्ट करेंगे कि इसमें अर्थक्वेक का क्या सिस्टम है? सर इसमें जैसे रांची जो है हमारा सेस्मिक जोन 2 में आता है, हाँ, तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू हमने 2 एंड 2.5 दोनों के ऊपर हम लोगों ने उसको चेक किया है, और उसका जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू 3 लेयर्ड चेक उसमें रखे गए हैं। जैसे एक सर्टिफाइड स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने उसको डिजाइन किया,
फिर आईआईटी बॉम्बे से वो पूरे डिजाइन का जो है वो वेटिंग हुआ है, हर एक पैरामीटर्स चेक किए गए हैं, और उसका थर्ड लेयर जो चेक जो है, फाइनल चेक जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और बीएमटीपीसी के द्वारा एक जॉइंट कमिटी बनाई गई है, रिव्यू कमिटी, जिसमें आईआईटीज के काफी क्वालिफाइड प्रोफेसर्स एंड एक्सपर्ट्स जो है वो उसका फाइनल रिव्यू करेंगे और उसको अप्रूव करेंगे, और उनके कुछ भी इनपुट्स होंगे वो देंगे कि अगर इसमें कुछ और चेंज करना है या कुछ और ऐड करना है या इसको और कुछ करके इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए, तो ये सारा जो है उसके अंदर पूरा प्रोसेस है और वो पूरा चेक हुआ है। तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, नॉर्मली जो भी डिजाइन होती है स्ट्रक्चरल डिजाइन, तो उसमें डिजाइन लाइफ इवन एज पर BIS जो है वो 25 साल का दिया जाता है डिजाइन लाइफ। कोई भी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट जब स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देता है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट जब जो कि मॉडल प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, तो उसको डिजाइन किया गया है फॉर 50 इयर्स ऑफ डिजाइन लाइफ। ओके, तो उसको डिजाइन ही 50 साल की डिजाइन लाइफ के लिए किया गया है, और उसमें भी जो है एक्स्ट्रा जो भी एडिशन और एक्स्ट्रा जो भी एक्सपर्ट रिव्यूज और या तो एक्सपर्ट इनपुट्स आएंगे उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें आपका कहने का मतलब हो रहा है, हाँ इसमें आपका कहने का मतलब हो रहा है, जहाँ सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर। इसमें मैं एक और भी चीज ऐड करना चाहूंगा कि अर्थक्वेक के साथ, क्योंकि ये कोई मतलब सीवियर अर्थक्वेक जोन में नहीं है, रांची काफी लो अर्थक्वेक जोन है, जोन 2 है, तो बिल्कुल सेफ है फ्रॉम अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू। बट इसके साथ प्रीकास्ट के साथ एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है जो कि इसकी जॉइंटिंग, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मतलब स्ट्रक्चरल मुंडू के फॉर्म में आता है, तो जॉइंटिंग की काफी एक्सटेंसिव जो इवैल्यूएशन है वो हो रही है अभी, जो हमारी कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स वगैरह भी है कि कहीं जॉइंटिंग में फेल ना करे, क्योंकि जो इस तरह का प्रीकास्ट स्ट्रक्चरल मॉड्यूल होता है उसकी जॉइंटिंग के लिए वो थोड़ा वल्नरेबल होता है, तो उसकी फॉलो टेस्टिंग होगी। ओके, क्योंकि जैसे यहाँ के बिल्डर्स में जैसे हमारा ही ग्रुप करीबन 3,500 फ्लैट AWS लेके की प्लानिंग चल रही है 21 एकड़ में, वो हम मायावन सेटरिंग के जरिए करना चाह रहे हैं। लेकिन जब हमने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का देखा है तो उस समय से हम लोग वेट कर रहे हैं कि लाइट हाउस के हिसाब से जो प्रोजेक्ट बन रहा है, तो अगर वो उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी और कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तो हम लोग मायावन सेटरिंग से जो जाना चाह रहे हैं, कि जिसमें कि हमारा मायावन सेटरिंग में टेक्नोलॉजी में है कि हम आज उसकी रिटेनिंग वाल कास्ट करते हैं, सेकेंड डे उसको हम सेटरिंग खोल सकते हैं, और रूफ हम एवरी 7 डे एवरी वीक हम उसमें सेटरिंग रूफ कास्ट कर सकते हैं। और एक G+10 की बिल्डिंग हम अगर चाहें तो स्ट्रक्चर उसका 3 महीने में वो और 3 महीने में फाउंडेशन लेके 6 महीने की टाइम लगती है, 6 महीना फिनिशिंग, जो कि साल भर आप भी बता रहे हो। लेकिन टाइम सेविंग का जो है कि फैक्ट्री का प्रोडक्ट एक बेस्ट वे है ही है, जो हम साइड पे देखते हैं, हम लोग साइड पे उतना आदमी उस ढंग से मॉनिटरिंग नहीं रख पाता है, और फैक्ट्री के प्रोडक्ट में चीज़ रहेगी, तो हम लोग हमारे मेंबर्स भी इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट के प्रति सभी का रुझान है कि ये कैसा रहेगा। एक जो इसमें सबसे बड़ी बात थी कि जोन 2 में पड़ता है हम लोगों का रांची, तो इससे एक समझ में ये आई बात कि जोन 3 जोन 4 में ये चीजें हम लोग नहीं ला सकते। नहीं ला सकते नहीं, देखिए किसी भी जोन में करने के लिए सबसे चीज है कि डिजाइन। ऐसा है नहीं कि जोन 4 में बिल्डिंग नहीं बनती है, हाई राइज नहीं बनती, सब जगह बनती है। अब वहाँ उसका डिजाइन नहीं, लाइट हाउस प्रोजेक्ट नहीं, लाइट हाउस में वही कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी, बात या तो ओके। लेकिन हम इससे कंक्लूड करते हैं यहाँ पे कि आपका जो कहना हुआ कि लाइट हाउस को केवल सोसाइटी ही नहीं देख रही है, सरकार ही नहीं देख रही है, हमारा जो प्राइवेट बिल्डिंग सेक्टर को मैक्सिमम जो हाउसेज यूनिट्स प्रोवाइड करने वाले बिल्डर कम्युनिटी है वो भी आशा भरी निगाहों से देख रही है। यस, एक हुआ है आपको इसका एक सक्सेस, तो आपका प्राइमरी आपको डेटा देते हैं कि
कि जो मैडम ने कहा कि 1008 यूनिट्स के लिए जो बन रहा है उसके लिए करीब 1200 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं। मतलब वो लोग इसमें अप्लाई किया है जिसको ना ऐसा टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता है, ना उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके लिए अभी भी हिडन है, लेकिन अप्लाई किया है। दिस सोच कि उसके पास इसकी आवश्यकता है, आवश्यकता के साथ साथ में उसको विश्वास है कि सरकार कर रही है, एक एजेंसी बहुत बढ़िया एजेंसी कर रही है। तो इस विश्वास के साथ साथ में जब आपके पास भी चीज़ आपको आ जाएगा, उतर जाएगी, लोग उसमें रहने लगेंगे, तो आपके सोसाइटी में, सोसाइटी आई मीन कम्युनिटी में, डेवलपर्स का जो कम्युनिटी है उसको भी विश्वास होगा कि ऐसी चीज़ों को हम दे सकते हैं। yes, ये yes. लाइट हाउस जो बना रही है सरकार, इसका उद्देश्य भी यही है कि आपको हम बनाएं, आप देखें, आप सीखें और समाज में इसको रेप्लिकेट, मास्क स्केल में फिर इसका प्रोडक्शन स्केल में हो। तो मतलब अभी सारे रिस्क, चाहे जिसको आप रिस्क बोल रहे हैं, कैसा होगा नहीं होगा, वो सारे फैक्टर को सरकार अपने कंधों पर लेकर इसको बना रही है। और बनाने के बाद में जैसे ही इसमें सफलता होगी, आप भी करेंगे, सरकार भी करेगी, और सारे जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं या जो भी हैं, उनका भी इसमें विश्वास जगेगा और उस विश्वास को लेकर इसको सरकार बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। अगर कुछ आपको इस मंच से ही कहना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्टर मैडम यहीं पे हैं, कि अगर आपको अपना कोई स्पेसिफिक समस्या जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो, जिसको सरकार प्रोवाइड कर सकती है, तो आप कभी भी सादर आप लोग आमंत्रित हैं। डायरेक्टर महोदया से आप समय लेकर मिल सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हम भी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा देर करने से नहीं होगा। सरकार को जैसे ही रांची में सफलता मिली और मिल गई है, क्योंकि प्रशासनिक पहले जो दिक्कतें थी, सरकार के वरीय पदाधिकारियों ने, खासकर डायरेक्टर मैडम ने अपना पूरा एनर्जी लगा के इसको लगा कि अपने घर का ही इनका प्रोजेक्ट है, इसको किया है। तो आप लोग जब इसमें पहले से तैयारी करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, आपके और मेंबर बैठे हुए हैं यहाँ जो इसको कर सकते हैं इसको, तो आप भी अपनी तैयारी कीजिए और उस तैयारी के साथ में इसको आगे बढ़ते हैं। मैडम आपका इजाज़त हो तो हम लोग इस पैनल का चर्चा को इसमें अगर कहें, अगर आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, चूँकि आपके मेंबर लोग तो बताए हैं, अगर कुछ आपका स्पेसिफिक जो हम लोग से छूट गया है तो उसको आप इसमें जोड़िए, सो दैट कि आप ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। एक्चुअली अभी जो हम लोग जो यहाँ पे प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने बाउंड्री वॉल का काम स्टार्ट कर दिया है, जिसमें करीब हम लोगों ने करीब 75 मीटर वॉल जो है सो हम लोगों ने कास्ट करके खड़ा कर दिया है, वो प्री कास्ट में है। और अभी मेरा प्रोजेक्ट का जितना भी ये है मटेरियल वगैरह है, जो भी फैक्ट्री जो हम लोग का बनना है, जहाँ पर कि फैक्ट्री से जो है सो मेरा मटेरियल आएगा, वो सारा मेरा ये आ गया है। और फैक्ट्री भी हम लोग ऑलमोस्ट जो है सो 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर देंगे बनना। और भी जो वहाँ पे हमारा वहाँ पे ये भी सेटअप हो रहा है लैब, कि जब इनका फैक्ट्री में जब ये मोल्ड वगैरह जब बनेगा तो उसका जो है सो हम लोग जो है सो फैक्ट्री से ही वहाँ अपने इसमें भेज देंगे और उसका स्ट्रेंथ हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह उसका मिल जाएगा। सो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस प्रोजेक्ट का जो है सो हम लोग काम स्टार्ट करें। थैंक यू रमेश बाबू। अभी जब चीज़ें सफलता की ओर जाती है और जिस सफलता से उसको सफलता प्राप्त होती है, अगर उनके शब्दों से सुनना बहुत बड़ा ही आरामदायक होता है और सुखद लगता है। अभी हम लोग के बीच में एक सुनीता कच्छप हैं, ये बेनिफिशियरी हैं। आप केवल जो मन में सोचते हैं उसी को बोलिए, घबराइए नहीं। जो आप मन में सोचते हैं, अंधेरे में सोचते हैं कि ऐसा हम घर मिलने से हुआ, आप बताइए, सो दैट कि आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, आपको सुने। प्लीज बताइए सुनीता। मेरा नाम सुनीता कच्छप है और मैं रेंट का मकान में रहती हूँ। और पहले बहुत दिक्कत होता था और अभी भी बहुत दिक्कत होता है, पर ये जब से ये प्रधानमंत्री आवास मिल गया तो बहुत अच्छा महसूस होने लगा। और जाके देख भी लिए, बहुत अच्छा है। एक हॉल है और एक रूम है और एक बाथरूम और बरंडा
और किचन। बस ठीक है, धन्यवाद। सर ये हमारा जो AHP बनहौरा बन रहा है जी, उसके उनको उनमें इनको आवास मिला है बनहौरा में, बनहौरा वाले प्रोजेक्ट। तो पहले से बना हुआ है, अभी बन गया है, अलॉट हो चुका है। हाँ, अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं लोग। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इस पैनल की परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि जो लाइट हाउस है अपने नाम के अनुरूप पूरे राज्य में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में लाइट प्रदान करने का कार्य करेगा, जिससे डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए हाउसिंग स्टॉक में दिनादिन बढ़ोतरी होगी और इससे आवश्यकता बहुत हद तक पूरी होगी। धन्यवाद। हाँ, कॉस्ट इफेक्ट। जी अभी मैडम ये प्रयोग है, तो प्रयोग में चूंकि प्रयोग के बाद में उसमें जो आपका जैसे सुझाव आया, और एक सुझाव आपका नहीं है, यही इसका कोर भी होना चाहिए कि आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के साथ साथ में वह जिनके लिए निर्माण किया जाए उनके पहुंच के अंदर हो। तो जब ये एक बनेगा, दो बनेगा, तो इसमें कॉस्ट कटिंग का इनको आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ पर हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। अभी जो है ये ओवर सेफ्टी लेकर चल रहे होंगे कि आपको मतलब इस तरह की चीजें जो बने ओवर सेफ हो, लेकिन बाद में एक्सपीरियंस के आधार पर इसमें कॉस्ट कटिंग की बात आएगी। और आपका और भी एक उसमें क्राइटेरिया है, जैसे ये एक मॉडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो उसमें ऐसा है कि मॉडल प्रोजेक्ट होने की वजह से स्पेसिफिकेशंस जो है वो प्रीमियम है। दूसरा, इसमें हाउसिंग के साथ साथ कम्युनिटी फैसिलिटीज भी ऐड की हुई है। जो नॉर्मली जो प्राइवेट डेवलपर्स होते हैं वो बिल्ट अप एरिया के हिसाब से जो कॉस्ट होता है उसमें सब कुछ सही है। हाँ, मैडम का इतना ही आपको सुझाव है कि आप जब भी इसको और करें तो आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कॉस्ट को कटिंग करने का प्रयास करें। आई कैन फील कि अभी आप चूंकि फर्स्ट प्रयोग है, तो फर्स्ट प्रयोग में आप ओवर सेफ्टी आप वर्ड यूज किए भी, उससे हम चल रहे हैं। इसके बाद में जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा उसमें जहां कटिंग करना होगा कटिंग करेंगे। थैंक यू पूरे पैनल को, जो आपको ऑनलाइन जुटे हुए हैं उन सभी को, और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं धैर्य से सुनने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। सभी को नमस्कार।
A very good evening to all of you. Next point for discussion, financial inclusion, contribution of CLSS in reaching out to all sections of the society. You all know that finance is one of the most important resource for any sort of construction or business or anything. Under Pradhan Mantri Awas Yojana, the program has been designed in a comprehensive way where total inclusivity has been addressed. So in order to ensure that every marginalized person, be it economically weaker section, LIG, all are included under this program. So financial inclusion has been given the most important thrust. Means making available financial services to everyone at an affordable cost, on a timely manner, and as per the requirement. Banks and financial institutions, MFIs, and all other people have been sensitized about the dealing of these sort of customers in providing adequate finance for construction. HUDCO, being a national level organization, have a lot of experience and direct involvement in involving Pradhan Mantri Awas Yojana, and it all four verticals. When we go and meet the ordinary people who are living in slums and all, we see the transformation in them from their first smile. The moment they know that they are going to get a house, their confidence level increase. The next question, पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पास तो कोई document है ही नहीं. There is no verifiable document with me. I have no other identity document. So किसके आधार पर मुझे लोन मिलेगा? कहाँ से पैसा? That was the primary question being asked by every individual who was living in urban slums and those who are not having a regular income. To address all those things, Government of India has come up with various innovative ideas. I hope there will be a lot of experience sharing. I request Dharmendra Kumar, Cluster Head, HDFC. Parvinder Singh, of HDFC, to share his experience, because not only for individuals, also for private developers in affordable housing partnership, and also in slum rehabilitation, HDFC would have done a lot of projects. And please share your experience and the difficulties faced and your suggestions for improvement in future. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. अभी अर्बन डिपार्टमेंट झारखंड, इनफैक्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मैं पिछले अभी कम से कम 4-5 सालों से एसोसिएटेड हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि लाइक डिपार्टमेंट का बैंक्स के साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन है कि कब कौन सा स्कीम आ रहा है, उसमें बैंक का क्या भागीदारी होगा, वो आगे से आपस में डिस्कशन हो जाता है. एंड सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी इस स्कीम के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, डिपार्टमेंट ने डिफरेंट बैंक्स के साथ ऑलरेडी MOU किया हुआ है. उसमें उस MOU में हमारा HDFC बैंक भी है, और मोस्टली हमारा जो ये रहता है कि कैंप के माध्यम से या फिर वॉक इन कस्टमर्स डिफरेंट ULBs में हमारे ब्रांचेस में आते हैं, और उनको फिर हम लोग आगे का ये जो लोन डिसबर्समेंट का काम होता है. तो ये हर एक तबके में जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के जो सब्सिडी स्कीम के ये हैं बेनिफिशरीज हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो, चाहे LIG हो, MIG हो, सारे लोगों को जो लोन देने की प्रक्रिया है वो लगभग सारे बैंक्स में, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, सारे में लगभग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के तहत ही सारे ब्रांचेस में लोन का होता है. लगभग पैन इंडिया भी देखेंगे तो लगभग
हम लोगों ने 2.5 लाख के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने डिसबर्स्ड किए हैं बेनिफिशरीज को। और इसी तरह हम लोग आगे भी, हमारा ये है कि गवर्नमेंट के जो भी अभी जो स्कीम हमारा PMAY का चल रहा है उसमें हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हमेशा पार्टिसिपेट करें, और कोई भी बेनिफिशरी हो, एलिजिबिलिटी है तो हम लोग कहीं भी पीछे नहीं आए। थैंक यू। NHP से उसका DGM रस्तोगी जी ऑनलाइन पे ज्वाइन किया है। कैन वी कनेक्ट ऑन हिम? हाँ सर। सर NHP का एक्सपीरियंस इसमें क्या है सर? पूरा इंडिया में NHP CLSS में participated in a big way. So, please share your experiences. MP has been identified as a central agency and a district. Yeah. As far as MP is concerned, we have signed an MOU with around 261 PLIs, candidate institutions, for the implementation of chemical scheme on the pan-India basis. So as on date, we say as of 1st of August, we have disbursed around 30,600 crores. 30,600 crores to about 30.47 lakh beneficiaries. And I am happy to share with you that out of this 30,600 crores, about 58% has gone to EWS category beneficiaries. That amounts to around 20,900 crores to 8.84 lakhs. So, our experience has been very good with this scheme. We have been integrating other schemes also of government schemes, but we feel that EWS can be game changer of all the continuous infrastructure schemes. If we compare the performance of the previous schemes like issue of 1%, even if we combine them, they are nowhere near the EWS scheme. Because all the key ingredients of our banking system, that is portability, availability and accessibility, we will make it well there in this scheme. So that's why I want to say we have seen a great success, and with the support of Ministry of Housing and other areas and also PLI who are implementing this scheme, and all, thank you to all of you. Thank you, sir. Now we have HUDCO's Executive Director, Mr. H.T. Suresh online. HUDCO is also a central nodal agency. We have been dispersing subsidies under CLSS. We would like to hear from him on his experience in all over India operation on CLSS. Sir, can we connect H.T. Suresh? Is he there? Executive Director? Sir, I think you'd like to talk. Please unmute. Yes, sir. Please go on. So please unmute. Yes. Good evening once again. Before I talk on HUDCO's role in the CLE and as a CLSS, I would like to just dwell upon what it was in the earlier scheme in the SQL regime. Like we had ISHUP and RRY. ISHUP was infrastructure, housing for urban poor and Rajni Green Yojana. See, basically the interest subvention, how it is brought in is important. Now, the learning out of those ISHUP and RRY has been culminated
Thank you, sir. Please stay online. One of the important thing here is that the transparency, the direct benefit transfer, linkage of Aadhaar, so that there is no pilferage. The people, those who are having experience on CLSS, there is an 80-column statistics to be uploaded. That means that there is no duplication. Only the eligible people are getting the money, and the money is directly transferred to it. Arun Kumar ji, DGM Canara Bank, you must be having a lot of experience, not only with CLSS, also with private developers in affordable housing. Please share your experience. Respected Madam Director DMA, all the dignitaries present in the auditorium, my colleagues on the dais, and all the participants present in the auditorium. Very good afternoon to all of you. I'm Arun Kumar, DGM from Canara Bank, and I'm happy to share the Canara Bank is always pioneer in implementation of various government programs and schemes for the upliftment of the common man and the serving the society since 1906. During this journey, Canara Bank Circle Office Ranchi, who is taking care of the state of Jharkhand, is taking various initiatives of government schemes of the government of Jharkhand. I would like to present here the highlights. We are here the first banker to sign MOU with DMA to provide loan under PMI Vertical 3. We are the first and only banker in Jharkhand to provide loans under affordable housing for all for Vertical 3. Housing loans to all the eligible customers for Banhora project has already been completed. Housing loans application for Hazaribagh Kolghati project has already been collected, and disbursement, ma'am, on the loan of the is likely to be begin soon. We are in the process of approving other projects under Vertical 3 in the state of Jharkhand, which is likely to come shortly. And we are the banker for the lighthouse project in Dhurwa, Ranchi. Applications, money is already collected by the Canara Bank. And whatever the projects will be upcoming in the state of Jharkhand under the PMI, we will be happy to serve the people of Jharkhand. Since being a nationalized bank and a public sector bank, we will be happy to serve the people of Jharkhand. Not only, madam, under this is a PMAY Awas Yojana, we have the several schemes, sir. The Swanidhi scheme, one of the important schemes of the Government of India, launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs in association with SIDBI. This scheme is dedicated to empower the street vendor by extending collateral-free loans up to 10,000 rupees for their upliftment and their livelihood in the society and the rural, surroundings in the urban and the peri-urban and the rural areas. In this regard, we have already sanctioned from the Canara Bank more than 2,000 loans to the street vendors for their employment and their livelihood in the state of Jharkhand. Many schemes are there, but today we are talking about the Pradhan Mantri Awas Yojana, and always we will be stay forward for any scheme launched by the government for approving the project, and we will be happy to serve, and for the we will be happy to the part of this scheme to provide a house to all the affordable housing scheme to all the people to have a house anywhere in India. And since we are working in the state of Jharkhand, definitely we will be the government always to provide whatever the beneficiaries need, the funds from the bank, that the hassle-free loans will be provided to all the beneficiaries. Always the beneficiaries are having in the mind, हमें क्या-क्या पेपर लगेगा बैंक में, क्या देना पड़ेगा. So I will clear to all the people जिनको भी beneficiary हैं, उनका एक KYC document और एक income certificate. I am not talking about income tax return. Income tax return की जरूरत नहीं है. Income certificate to be issued by the municipal corporation and whatever municipality is there, कि आपकी सालाना आय कितनी है, उसकी एक सर्टिफिकेट चाहिए बस. कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इनकम टैक्स
रिटर्न देने की जरूरत है, नहीं इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत नहीं है, इनकम की सर्टिफिकेट की जरूरत है और आपका KYC डॉक्यूमेंट. इट इज इनफ टू गेट ए लोन अंडर दिस स्कीम from any bank, and since we are pioneer and one bank, so we will be happy to sanction and we will be also be happy to part in the future also, madam. So thank you from Canara Bank. Prior to launch of the PMAY, ordinary person was little bit scared to step into any of the banks or financial institution because they don't know what are the documents to be given. Now, as sir has already told, it is just income certificate and an identity document that will be okay. And I'm happy to see that you have sanctioned a lot of loans for street sir, vendors. I will give you one, street vendors. one That's figure, really interesting because that supports the livelihood also. Yeah. And another thing is that Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, opening up of basic saving bank account with all the banks, has already encouraged ordinary person to walk into the bank and avail the services available with them. Yes. Not only house, because it's you can see the total transformation in the lives of the people in urban areas. Would like to add some more, sir? HDFC. सर ने सही कहा और ये सारे जो स्कीम्स सर ने बताया वो सारे स्कीम्स लगभग मुझे लगता है कि हम लोग सारे बैंक्स जो है वो कर रहे हैं. जैसे PM स्वनिधि के बारे में भी सर ने बोला और बाकी तो जितने भी सरकारी जो स्कीम्स है हम लोग आगे भी बढ़ के वैसे ही काम करेंगे. थैंक यू. इनपुट वाज दैट जो ये घर बन रहे हैं ये सब जनरली बन रहे हैं तो ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. उनके पास कोई एक सैलरी स्लिप या एक महीने का एक फिक्स्ड टाइम पे एक फिक्स्ड इनकम का कोई जरिया नहीं है. दे आर इन लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. किसी का दुकान है, किसी का ठेला है, किसी का कुछ और है. एंड लाइक इट्स अ वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन इन इनकम इज आल्सो सीन. तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बैंकर्स से ये अपेक्षा करती हूँ कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना खासकर जब हम वर्टिकल अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं एंड फ्लैट घरों का कंस्ट्रक्शन जब बढ़ रहा है या लाइट हाउस जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बेनिफिशियरी को हो रहा है, लोन बैंक दे रहा है. तो this is not such an impossible trinity as few banks have construed it. So मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम ये EWS सेक्शन के लोगों के लिए घर बना रहे हैं तो और उनके पास कोई कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में भी कुछ नहीं है रखने के लिए. तो it becomes very difficult for us to convince banks to process the loan. I would like to place on records that Canara Bank has done wonderful work in sanctioning so many loan applications, particularly in Vertical 3. Recently उन्होंने हजारीबाग के कोलघट्टी के भी काफी सारे लोन एप्लीकेशन सैंक्शन किए हैं और बाकी के बैंक्स भी उनके लीगल डिपार्टमेंट के साथ. सर आपका कैसा अनुभव रहा? आपने लीगल डिपार्टमेंट के आपके क्या क्वेरीज थे तो वो क्या मसला था जो आप सॉल्व कर पाए या बाकी के बैंकर्स को हर्डल्स आ रहे हैं उसको थोड़ा ब्रीफ में बताइए सर. 5:30 को इसी वेन्यू पे कैबिनेट का मीटिंग हुई ब्रीफिंग विल टेक प्लेस. मैडम, in housing loan we do not ask for any collateral security. Either it is the EWS or it is the for the general customers, because house is already mortgaged to the bank, so we do not need any additional collateral security. Now what are the process are there? जो process है, process में जो EWS की जो beneficiary हैं वो हमारा पैसा कैसे वापस करेंगे? Because we have the only the public money, madam. We are getting the deposit from the customers and again we are giving to the other customers. So definitely we have to ensure the repayment capacity of the borrower. इस प्रोजेक्ट में तो हमें एक ही इशू मैडम जो आ रही थी, दैट इज द रेरा अप्रूवल. जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में है जो रेरा अप्रूवल है, क्योंकि रेरा अप्रूवल नॉर्मली बिल्डर्स जो भी उनको बना रहे हैं उनके पास अवेलेबल नहीं होता है. कहता है वी इट इज अंडर प्रोसेस, हमने अप्लाई किया हुआ है.
तो बट इन बिकॉज दिस ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, तो हमने उसको केस टू केस बेसिस पे वो करके हमने फाइनेंस किया है, एंड फॉर दैट रेरा अप्रूवल वी हैव नॉट rejected any application. And I am happy to share, madam, out of the 125 flats in Banhora project, we have sanctioned all the eligible loans of 117. 8 people had not turned up because they have, I think they had their own money, but all the eligible already we have sanctioned to the tune of 2.92 crore we have already financed to all the eligible beneficiaries. So that we do not need any, this is the very simple, because nowadays lot of competitions are there in the banks, amongst the bank. So if you suppose ask document and people have to come number of times to the bank, so they will not come, all of a sudden they will switch over to other bank. So we are also simplifying the process of sanctioning the loan, not only for others. And it is the affordable housing to the weaker section. Definitely we have the approach of the sympathy with the people who are coming with the letters of beneficiaries. So definitely we will also, if it is any issue are there with any beneficiary, we will be happy to know, and we will always ready to improve in this matter, in this regard, madam. Thank you, sir. थोड़ा कहना चाह रहे हैं जी कि रेरा को आपने कहा है कि रेरा के चलते हम किसी को ये रिजेक्ट नहीं किए हैं लोगों को, ये बड़ी अच्छी बात है और धन्यवाद के पात्र हैं। साथ साथ मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ यहाँ मंच सरकार की ओर से, रेरा का मतलब ही है कि केवल जो प्रोजेक्ट है वो बने, दूसरा वन स्वीकृत हो, तो दैट की मापदंडों का उसमें ख्याल रखा जाएगा, और उसका तीसरा कोई बात हमारा भी सरकार का कोई स्कीम है जो आपको जैसे बेनिफिशियरी के लिए बना रही है, तो वो तो ओवर इंश्योर है नहीं कि सरकार उसको बनवाएगी, क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बेनिफिशियरी। तीसरी बात आपने जो कहा उसको मैं मैडम की बात को ही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर कोई ठेला वाला है उसको सर्टिफिकेट लेने जाएगा इनकम का, मेरा इनकम सर्टिफिकेट है, उसको कौन देगा और किस पदाधिकारी से लेने जाएगा ना उसको ये पता है, और अगर जाएगा भी धैर्य मन से तो उसको कौन इंटरटेन करेगा कि ठेला वाला का इनकम क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास क्योंकि पब्लिक मनी है तो आप ऐसे ही बात कीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को आप अपने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर रखिए। आपकी अगर ऐसी समस्याएं आ रही है तो जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उसको कैसे फायदा पहुंचाएं, और उसको अगर इसको किसी प्रकार से मतलब डाउन किया जा सकता है उसको चीज को, जैसे कि आपको सर्टिफिकेट को, तो उससे हम लोग को दोनों को फायदा होगा, बैंकर्स को भी, और जो हम लोग उसको बेनिफिशियरी को देना चाह रहे हैं, जो अल्टीमेट गोल है सरकार का, इसलिए वो चीज बहुत इशू को सर नहीं करेंगे आप कल से करने, जी जी, लेकिन मैं ये जरूर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपने बड़े प्लेटफॉर्म पर रखिए, सो दैट की नीचे से ऊपर चीजें पहुंच। इस बारे में जी साथ में घर बन जाएंगे, और स्टेट कंपोनेंट और सेंट्रल कंपोनेंट देने के बाद बेनिफिशियरी कंपोनेंट की जब बात आएगी तब हम पार्टनर्स है जो आप लोग एक 1008 को किया जाए, उसके बाद में मंथन वो लोगों को बहुत ही सीमलेस वे में इमीडिएटली। मैडम, बीइंग द बैंकर, एक तो हमारी फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि वी शुड नो द हाउ द रिपेमेंट विल कम. यू विल ऑल्सो एग्री मैडम विद दिस. So how the repayment will come. So to know the repayment capacity of the person who is coming to the bank, इसके लिए जैसे कि स्वनिधि में एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ही इज डूइंग द स्टेट वेंडिंग वर्क. इसी तरह जैसे म्यूनिसिपैलिटी है, जैसे ठेला लगाते हैं, हम तो अपनी क्रेडिट इंक्वायरी करते हैं मैडम. इन ईच एंड एवरी लोन वी मेक ए क्रेडिट इंक्वायरी. हम उनका घर देखते हैं या उनके जो भी बिजनेस जहां का वो एड्रेस देते हैं, हम वो भी देखते हैं कि सही में वो. लेकिन उसकी इनकम ये क्या है कि इट इज अवर रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग ए डॉक्यूमेंट
एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट हमारे में होना चाहिए कि उसकी कुछ तो इनकम है। बैंक कल होकर के ये बोलेगी कि आपने प्री सैंक्शन क्या किया या क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन क्या किया आपने। उसके लिए यह है कि ठीक है, हमने विजिट किया, उनका घर देखा, उनकी दुकान देखी या उनका ठेला देखा, बट उसकी एक्चुअल इनकम कितनी है ये हमारे लिए अंदाजा लगाना एज ए बैंकर बहुत मुश्किल है सर। इसमें हम आप लोगों से सहयोग चाहेंगे। जैसे कि हम गांव में किसानों की इनकम का हमें पता नहीं होता है, तो वहां के जो भी तहसीलदार या राजस्व पदाधिकारी है वो एक ये सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी वार्षिक आय इतनी है, इनकी जमीन इतनी है, इनकी वार्षिक आय इतनी है। उनको हम गाड़ियां भी देते हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख की गाड़ियां देते हैं। नॉट ओनली केसीसी लोन, उनको हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए व्हीकल कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। लेकिन हमारे पास वो डॉक्यूमेंट एक तो चाहिए मैडम। ये तो सभी बैंक को आई थिंक कोई भी बैंक इस पोजीशन में नहीं होंगे मैडम की जो इनकम सर्टिफिकेट, हमें इनकम टैक्स रिटर्न, मैंने पहले ही कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं चाहिए, लेकिन एक इनकम का प्रूफ चाहिए कि इस आदमी की सालाना आय 50,000 है। अगर उसकी 50,000 है तो इसका मतलब है कि 4,000 रुपया महीना कमाता है वो, या 10,000 रुपया है सपोज एक महीने की, तो उसको कम से कम हमारा बैंक बोलता है कि 40% से ज्यादा से कम आप उसका वो नहीं कर सकते नेट टेक होम सैलरी। मैक्सिमम उसका डिडक्शन 60% हो सकता है, तो 40% उसके पास बचना चाहिए फॉर लाइवलीहुड। अगर उसके पास सारा किस्त अगर वो दे देगा घर में ही, तो खाएगा क्या? तो इस चीज के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट में म्युनिसिपैलिटी है ना, ये तो म्युनिसिपैलिटी एरिया के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, अर्बन के लिए है, तो वहां से एक सर्टिफिकेट दिया जा सकता है कि इसकी अनुमानतः इसकी आय इतनी है, तो हमारा भी काम हो जाएगा, बैंक की भी खाना पूर्ति हो जाएगी, जो डॉक्यूमेंट है, और बाकी तो हम इंक्वायरी करके देख लेते हैं। ये एक हमारी आप ये स्टडी या प्रूडेंट एज ए बैंकिंग की एक रिक्वायरमेंट होती है कि एक हमें और तो कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ उतना ही मांग रहे हैं और बाकी केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगते हैं। उसके अलावा वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी अदर डॉक्यूमेंट, बिकॉज बेनिफिशियरी को आप लोग तो अलॉट कर ही देते हैं, तो हमारा उसके बाद तो कोई मतलब नहीं बनता है कि और कुछ मांगने का। और वी नेवर आस्क फॉर एनी कोलेटरल। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो आई एम हैप्पी टू लिसन एंड रिजॉल्व द इशू। अगर किसी को हमारे बैंक में अगर कहीं कोई परेशानी हुई है इस तरह के लोन लेने में, तो मुझे खुशी होगी ये जान के कि मैं आगे उसको अपने लोगों को जो हमारे अंदर ब्रांचेज में, शाखाओं में काम करते हैं, उनको दिशा निर्देश दे सके कि इस तरह के जो लोग आते हैं उनको अधिक सहानुभूति और समय के साथ उनको डील किया जाए। दैट वी विल इंश्योर। With this, we would like to conclude the discussion. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.